और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग की। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग मतलब वो गोंद, वो फोर्स जो एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल्स बनाता है। बिल्कुल, और यही मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास की दुनिया बनाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, हमने इसके लिए जेई वाला का एक यूट्यूब लेक्चर देखा और कुछ दूसरे स्टैंडर्ड सोर्सेज भी रेफर किए हैं। और हमारा इरादा है ये समझना कि एटम्स जुड़ते कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स का शेप मतलब आकार कैसे तय होता है, और ये जानना जरूरी क्यों है। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। सबसे पहला और बेसिक सवाल ये, एटम आपस में बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? अकेले क्यों नहीं रह सकते? अच्छा सवाल है। देखिए, हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, परमाणु भी। वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था उनके पड़ोस वाली नोबल गैस जैसी हो जाए। अच्छा, नोबल गैसें तो बहुत स्टेबल होती हैं, रिएक्शन नहीं करती आसानी से। एग्जैक्टली। और ज्यादातर नोबल गैसों के सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहीं से आता है ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम। ज्यादातर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अच्छा, ये 8 का मैजिक नंबर है हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम्स के लिए भी? नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम जैसे बहुत छोटे एटम 2 इलेक्ट्रॉन से खुश हो जाते हैं, जिसे डिप्लेट कहते हैं। तो बेसिकली नोबल गैस जैसा बनना है। लेकिन मैंने सुना है कि ये ऑक्टेट रूल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें कई अपवाद मतलब एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ बिल्कुल है, और यही केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइपोवेलेंट। हाइपो मतलब कम। हाइपोवेलेंट मतलब ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन। सही। जैसे BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड। इसमें बोरॉन के पास भारी शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, और इसका उल्टा भी होता होगा, ऑक्टेट से ज्यादा? हाँ, उन्हें कहते हैं हाइपरवैलेंट। हाइपर मतलब ज्यादा। जैसे PCl5 में फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या SF6 में सल्फर के पास 12। अरे वाह, 10-12 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे मुमकिन है? ये अक्सर तीसरे पीरियड या उससे नीचे के एलिमेंट्स में होता है। उनके पास खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। ओके, तो हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और कोई और टाइप का एक्सेप्शन? एक और है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब जिनमें कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम यानी ऑड होती है, जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2, उसमें कैसे? इसमें नाइट्रोजन के पास एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। तो ये दिखाता है कि ऑक्टेट रूल एक गाइडलाइन है, हमेशा फिट नहीं बैठता। समझ गई। तो ये तो हुई वजह कि एटम क्यों जुड़ते हैं। अब आते हैं कि जुड़ते कैसे हैं, मेन तरीके क्या हैं बॉन्ड बनाने के? सबसे कॉमन तरीका है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध। इसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी। जैसे? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच HCl में। बिल्कुल, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फिर एक और मजबूत बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोवैलेंट से अलग कैसे है? इसमें भी शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग के लिए जरूरी दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम देता है, दूसरा एटम सिर्फ खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? जैसे अमोनियम आयन NH4+ बनता है। अमोनियम NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। वो अपना पूरा लोन पेयर H+ आयन को डोनेट कर देता है, जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है। ओके, तो NH3 और H+ के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ये तो हुई शेयरिंग की बात। आयोनिक बॉन्ड भी तो होते हैं। हाँ, आयोनिक बॉन्ड, जहां इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पर पूरी तरह ट्रांसफर हो जाता है, आमतौर पे मेटल और नॉन मेटल के बीच। फिर मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होते हैं। और कुछ कमजोर फोर्सेस भी हैं शायद। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्सेस, ये मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। पर मॉलिक्यूल के अंदर की बनावट के लिए हम ज्यादातर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट पर फोकस करते हैं। ठीक है, और इन बॉन्ड्स को दिखाने के लिए हम लिविस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो डॉट वाले स्ट्रक्चर? हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग दिखाते हैं। आयंस के लिए बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, मान लीजिए NH4+ ही है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या करें? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो रूल ये है कि हम वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से हटाते हैं। अच्छा, तो नाइट्रोजन से? हाँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नॉर्मली 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। +1 चार्ज के लिए एक कम कर देंगे, बचे 4। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन
4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे सल्फेट आयन SO4 2-, यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक कैच है, अगर ऑक्सीजन जैसा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसी पर जाता है, सेंट्रल एटम पर नहीं। ओह, तो SO4 2- में सल्फर पर नहीं जाएगा चार्ज? नहीं, वो 2 नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम्स पर एक एक करके दिखाते हैं। वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और बाकी 2 ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड। तो लेवी स्ट्रक्चर हमें एक तरह से कनेक्शन का मैप दे देता है। ठीक है, ये मैप मिल गया, पर ऑर्बिटल लेवल पर ये शेयरिंग असल में होती कैसे है? यहाँ पर शायद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT आती है। बिल्कुल, VBT कहती है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल्स, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे में थोड़ा धंस जाते हैं। हाँ, उनके स्पेस का कुछ हिस्सा कॉमन हो जाता है। इसी कॉमन रीजन में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है? हाँ, देखिए, जब 2 एटम पास आते हैं तो 2 तरह के फोर्स काम करते हैं। एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, और दोनों न्यूक्लियस के बीच और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन। अच्छा, खींचने वाले फोर्स और धक्का देने वाले फोर्स। हाँ, बॉन्ड तब बनता है जब एक खास दूरी पर अट्रैक्शन वाले फोर्स रिपल्शन वाले फोर्स से ज्यादा हो जाते हैं। अट्रैक्शन से सिस्टम स्टेबल होता है, एनर्जी कम होती है। और वो जो खास दूरी है उसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इस दूरी पर एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और जितनी एनर्जी इस प्रोसेस में निकलती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ओके, VBT में 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है, सिग्मा सिग्मा और पाई पाई। इनमें क्या फर्क है? सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स के एक्सिस के अलोंग ओवरलैप से, जिसे एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं। जैसे 2 s ऑर्बिटल्स या एक s और एक p ऑर्बिटल आमने सामने मिले। हेड ऑन कोलिजन जैसा। हाँ, कुछ वैसा। ये हमेशा बनने वाला पहला बॉन्ड होता है किसी भी 2 एटम के बीच, और ये काफी स्ट्रांग होता है। और पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से, जिसे लैटरल ओवरलैप कहते हैं। ये तब बनता है जब 2 एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड पहले से बन चुका हो और उनके p ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप करें। अच्छा, साइड से, तो ये कमजोर होता होगा। हाँ, सिग्मा के मुकाबले पाई बॉन्ड वीक होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, VBT ने ओवरलैप बताया, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के 3D शेप कैसे समझाती है? जैसे मीथेन CH4 टेट्राहेड्रल क्यों है, या पानी का मॉलिक्यूल मुड़ा हुआ बेंट क्यों है? हाँ, ये VBT की एक लिमिटेशन है। शेप को समझाने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या चीज है? ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि बॉन्ड बनाने से ठीक पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती हैं, जैसे 1 s और 3 p, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो मिक्स होकर उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो S और P अपनी पहचान खोकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। बिल्कुल, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। यही अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की बेसिक ज्योमेट्री तय करता है। फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे एटम्स के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, और ये ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और उससे ज्योमेट्री क्या बनेगी? इसका एक बहुत आसान तरीका है स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना। स्टेरिक नंबर, ये कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर होता है = सेंट्रल एटम से जुड़े सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या प्लस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर्स की संख्या। पाई बॉन्ड को इसमें नहीं गिनते। ओके, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी लीनियर यानी रेखीय। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, जैसे BeCl2। और अगर स्टेरिक नंबर 3? तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय, एंगल 120 डिग्री, जैसे BF3। और स्टेरिक नंबर 4? ये तो बहुत कॉमन लगता है। हाँ, सबसे कॉमन। स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, एंगल लगभग 109.5 डिग्री, जैसे मीथेन
CH4। और 5 और 6 के लिए? स्टेरिक नंबर 5 मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, जैसे PCl5। स्टेरिक नंबर 6 मतलब sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, जैसे SF6। इनमें d ऑर्बिटल भी मिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पता चल गई। लेकिन आपने लोन पेयर का जिक्र किया। अगर लोन पेयर हो तब मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप तो अलग हो सकता है। एग्जैक्टली यहीं पर VSEPR थ्योरी काम आती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। VSEPR, इसका क्या फंडा है? बहुत सिंपल फंडा है। ये कहती है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्ड बना रहे हों बॉन्डिंग पेयर BP या अकेले हों लोन पेयर LP, वो सब नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। हाँ बिल्कुल, लाइक चार्जेस रिपेल। तो वो स्पेस में खुद को इस तरह अरेंज करना चाहेंगे कि उनके बीच की दूरी ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम। यही मिनिमम रिपल्शन वाली अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का शेप तय करती है। और मैंने सुना है कि ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा ही जगह घेरते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं। हाँ, ये VSEPR की पॉइंट है। रिपल्शन का ऑर्डर होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन सबसे कम। अच्छा, LP-LP, LP-BP, BP-BP, इसीलिए वो मीथेन, अमोनिया और पानी वाला क्लासिक उदाहरण आता है ना? बिल्कुल सही। तीनों में सेंट्रल एटम का स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। पर शेप अलग अलग है। हाँ, CH4 में AX4 टाइप कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी टेट्राहेड्रल है, एंगल 109.5 डिग्री। NH3 में AX3E1 टाइप एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर्स को थोड़ा ज्यादा धक्का देता है, तो बॉन्ड एंगल दबकर करीब 160 डिग्री हो जाता है और शेप बनता है पिरामिडल। और पानी H2O, उसमें तो 2 लोन पेयर हैं। हाँ, H2O में 2 लोन पेयर हैं। यहाँ LP-LP रिपल्शन भी है और LP-BP रिपल्शन भी। ये बॉन्डिंग पेयर्स को और भी सिकुड़ देते हैं, एंगल घटकर करीब 104.5 डिग्री रह जाता है और शेप होता है बेंट या वी शेप। तो मॉलिक्यूल का फाइनल शेप सिर्फ स्टेरिक नंबर से नहीं, बल्कि उसमें बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर के कॉम्बिनेशन AXMEN से तय होता है। परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप अलग-अलग हो सकते हैं अगर लोन पेयर हों। और अगर स्टेरिक नंबर 5 हो, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, तो उसमें लोन पेयर कहाँ बैठना पसंद करते हैं? उसमें तो 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। हाँ, TBP में 3 पोजीशंस इक्वेटर पर 120 डिग्री एंगल और 2 पोल्स पर एक्सियल 90 डिग्री एंगल पर इक्वेटोरियल वालों से। लोन पेयर ज्यादा जगह घेरते हैं, तो वो वहां जाना पसंद करते हैं जहां भीड़ कम हो, रिपल्शन कम हो। तो इक्वेटोरियल पर इक्वेटोरियल पोजीशन लेते हैं TBP में। इसी वजह से SF4 AX4E1 का शेप सीसॉ जैसा होता है और CLF3 AX3E2 का टी शेप। और XCF2 AX2E3 में तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आ जाते हैं और शेप लीनियर हो जाता है। बिल्कुल। और अगर स्टेरिक नंबर 6 हो, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, जैसे XCF4 AX4E2, तो 2 लोन पेयर कहाँ जाएंगे? ऑक्टाहीड्रल में तो सारी पोजीशंस एक जैसी हैं, तो शायद एक दूसरे से सबसे दूर 180 डिग्री पर। परफेक्ट। वो एक्सियल पोजीशंस पर चले जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। इससे बाकी 4 फ्लोरीन एक प्लेन में आ जाते हैं और शेप बनता है स्क्वायर प्लेनर। तो VSEPR वाकई बड़े काम की थ्योरी है शेप प्रिडिक्ट करने के लिए। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल को कौन-कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp, sp2, sp3, दूसरा लोन पेयर हो गए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी असर डालती है। वो कैसे? अगर सेंट्रल एटम की EN ज्यादा है, तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंट्रल एटम के पास घना हो जाएगा, तो बॉन्डिंग पेयर्स के बीच रिपल्शन बढ़ेगा और एंगल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, और अगर साइड वाले एटम की EN ज्यादा हो, तब वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिपल्शन कम होगा और एंगल घट जाएगा। जैसे H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, OF2 के बॉन्ड एंगल करीब 103 डिग्री से ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम EN है। इंटरेस्टिंग। साइज का भी रोल होता है, एटम के आकार का। हाँ, अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है
ग्रुप में नीचे जाने पर तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्डिंग पेयर्स दूर हो जाते हैं, उनके बीच रिपल्शन कम हो जाता है, तो एंगल घट जाता है, जैसे H2O, H2S, H2SE। और साइड वाले आइटम का साइज? अगर साइड वाले एटम बड़े हों तो उनके बीच स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब आपसी टकराव हो सकता है, जिससे बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ सकता है, जैसे OCl2, OBr2। ओके, या एक ड्रैगो रूल या ड्रैगो कंपाउंड्स का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये एक मजेदार एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में तीसरे पीरियड और उससे नीचे के जो भारी एलिमेंट्स हैं जैसे PSSCE, उनके हाइड्राइड्स जैसे PH3, ASH3, H2S, H2SE में हाइब्रिडाइजेशन लगभग नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो बॉन्ड कैसे बनते हैं? वो बॉन्ड बनाने के लिए अपने प्योर p ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करते हैं, और p ऑर्बिटल्स तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। इसीलिए इन हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बहुत करीब होता है। इन्हें ड्रैगो कंपाउंड्स कहते हैं। NH3 और H2O ड्रैगो कंपाउंड नहीं हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। वाह, मतलब हमारे मॉडल्स की भी लिमिट्स हैं। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के। इससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ना? हाँ, जब दो अलग अलग एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, तो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में नहीं रहते। वो ज्यादा En वाले एटम की तरफ खिसक जाते हैं। सही। तो ज्यादा En वाले एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस, और कम En वाले पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस। इसे कहते हैं बॉन्ड डाइपोल। इस चार्ज सेपरेशन और उनके बीच की दूरी के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। μ = Q × L। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी होती है। हाँ, इसकी डायरेक्शन कम En से ज्यादा En वाले एटम की तरफ होती है। अब पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसके अंदर मौजूद सभी बॉन्ड डाइपोल्स का वेक्टर सम होता है। अच्छा, वेक्टर एडिशन, तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो? अगर मॉलिक्यूल पूरी तरह सिमेट्रिकल है, जैसे CO2 लीनियर, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, CH4 टेट्राहेड्रल, PCl5 TBP, SF6 ऑक्टाहेड्रल, तो सारे बॉन्ड डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है। μ = 0। ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। और अगर सिमेट्री ना हो या लोन पेयर हो जो सिमेट्री बिगाड़ दें? तब वेक्टर सम 0 नहीं होता, μ ≠ 0, और मॉलिक्यूल पोलर होता है, जैसे पानी, बेंट, अमोनिया, पिरामिडल। इनमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ अमोनिया, NH3 और NF3 का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों पिरामिडल है, पर NH3 ज्यादा पोलर NF3 से। ऐसा क्यों? फ्लोरीन तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ये बड़ा क्लासिक सवाल है। देखिए, NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा En है, तो तीनों NH बॉन्ड डाइपोल नाइट्रोजन की तरफ पॉइंट करते हैं। नाइट्रोजन पर लोन पेयर का डाइपोल भी ऊपर की तरफ होता है, तो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं। अच्छा, सब मिलकर बड़ा डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। हाँ, अब NF3 में देखिए, फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा En है, तो तीनों NF बॉन्ड डाइपोल फ्लोरीन की तरफ यानी नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं। लोन पेयर का डाइपोल अभी भी ऊपर की तरफ है। ओह, तो लोन पेयर का वेक्टर और बॉन्ड्स का रिजल्टेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। एग्जैक्टली, वो एक दूसरे के असर को काफी हद तक कैंसिल कर देते हैं। इसलिए NF3 का नेट डाइपोल मोमेंट NH3 से काफी कम होता है। समझ गई। तो VBT, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, ये सब मिलकर हमें शेप, एंगल, पोलैरिटी के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? सही पकड़ा। O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होना, ये बताता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप VBT से O2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, O = O, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखेंगे। हाँ, डबल बॉन्ड में तो सब पेयर्ड लगते हैं। तो फिर यहीं पर हमें एक और पावरफुल थ्योरी की जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT। MOT, ये VBT से कैसे अलग है? VBT मानती है कि बॉन्ड बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं, बस ओवरलैप करते हैं। MOT कहती है कि जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स AOs कंबाइन होकर बिल्कुल नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, MOs कहते हैं। ये MOs पूरे मॉलिक्यूल पर फैले होते हैं। पूरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल? हाँ, और जितने AOs कंबाइन होते हैं उतने ही MOs बनते हैं। इनमें से आधे होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
BMOs, जिनकी एनर्जी ओरिजिनल AOs से कम होती है और ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देते हैं। और बाकी आधे? वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ABMOs, जिनकी एनर्जी ओरिजिनल AOs से ज्यादा होती है और ये मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, BMOs और ABMOs। फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? मॉलिक्यूल के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन MOs में भरे जाते हैं, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल सब फॉलो करते हुए। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, BO। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ BMO में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और ABMO में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये हमें बताता है कि दो एटम्स के बीच कितने नेट बॉन्ड हैं और बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? हाँ, अगर MO फिलिंग में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। तो O2 का केस MOT कैसे सॉल्व करती है? MOT के हिसाब से जब O2 के MOs भरे जाते हैं तो सबसे आखिर के दो इलेक्ट्रॉन दो अलग-अलग एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स π2px और π2py में जाते हैं और वो भी अनपेयर्ड, हुन्स रूल। ओह, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। एग्जैक्टली, इसीलिए O2 पैरामैग्नेटिक है। MOT से O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 भी आता है जो एक्सपेरिमेंट से मैच करता है, जबकि N2 के केस में MOT से बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए N2 डायमैग्नेटिक है। ये MOT की बहुत बड़ी सक्सेस है। कमाल है। तो MOT ज्यादा फंडामेंटल पिक्चर देती है। अच्छा, अब कुछ और स्पेशल बॉन्डिंग सिचुएशंस की बात कर लेते हैं, जैसे रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस यानी अनुनाद ये तब होता है जब हम किसी मॉलिक्यूल या आयन के लिए एक से ज्यादा वैलिड लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो जो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर की पोजीशन में अलग हो। जैसे ओजोन O3 या कार्बोनेट आयन CO3 2-। बिल्कुल। असलियत में मॉलिक्यूल किसी एक स्ट्रक्चर जैसा नहीं होता, बल्कि उन सभी स्ट्रक्चर्स का एक मिला-जुला रूप होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं रहते, एक जगह फिक्स नहीं रहते, बल्कि पूरे हिस्से में डीलोकलाइज यानी फैले हुए रहते हैं। और इससे मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। हाँ, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर भी फ्रैक्शनल हो सकता है। एक और चीज होती है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग ये एक तरह का स्पेशल पाई बॉन्ड है। ये तब होता है जब एक एटम के पास भरा हुआ ऑर्बिटल जैसे लोन पेयर हो और उसके ठीक बगल वाले एटम के पास खाली ऑर्बिटल जैसे खाली p या d ऑर्बिटल हो। तो लोन पेयर वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन पड़ोसी के खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जैसा बन जाता है। इसे p-pi या p-pi-d-pi बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यह अक्सर तब होता है जब एक एटम सेकंड पीरियड का हो जैसे BNOF और दूसरा एटम या तो सेकंड का हो या उसके पास खाली d ऑर्बिटल हो। BF3 इसका अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। बोरॉन के पास खाली p ऑर्बिटल होता है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर, तो फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन को बैक डोनेट करता है। इसका असर क्या होता है? इससे बोरॉन के इलेक्ट्रॉन की कमी कुछ हद तक पूरी हो जाती है और BF बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वजह से लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर BF3, BCl3, BBr3 होता है। उल्टा, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा EN है। हाँ, क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है, तो BF3 की इलेक्ट्रॉन लेने की भूख कम हो जाती है। BCl3 और BBr3 में बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती, 2p3p 2p4p ओवरलैप। गजब। और ब्रिज बॉन्डिंग भी होती है, जैसे डाइबोरेन B2H6 में। हाँ, ब्रिज बॉन्डिंग B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्डिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें दो बोरॉन एटम्स के बीच दो हाइड्रोजन एटम ब्रिज बनाते हैं। और इसमें वो बनाना बॉन्ड वाली बात आती है। सही। हर BHB ब्रिज में 3 एटम B, H, B सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े होते हैं। इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। ये बनाना जैसा दिखता है। Al2Cl6 जैसे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ब्रिज बॉन्डिंग होती है, जहां ब्रिज बनाने वाले क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं। और आखिर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बायोलॉजी में। निश्चित रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है जो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल फोर्स से काफी स्ट्रांग होता है। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, खासतौर पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फॉन याद रख सकते हैं, से कोवेलेंटली जुड़ा हो।
तो उस हाइड्रोजन पर काफी पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस आ जाता होगा। हाँ, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन पास में मौजूद किसी दूसरे मॉलिक्यूल के F, O या N एटम जिस पर डेल्टा माइनस चार्ज और लोन पेयर होता है कि लोन पेयर के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करता है। इसी अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये दो तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, जैसे पानी H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच। इसी वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है। अमोनिया NH3 और HF में भी यही होता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। इससे मॉलिक्यूल थोड़ा सिकुड़ जाता है। पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले से ज्यादा होता है। वाओ! तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑक्टेट रोल और उसके एक्सेप्शन से लेकर VBT, हाइब्रिडाइजेशन, VSCPR, MOT और ये स्पेशल बॉन्डिंग टाइप्स, ये सब मिलकर हमें एक बहुत पावरफुल टूल किट देते हैं। हाँ, ये हमें समझने में मदद करते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्यों और कैसे बनते हैं, उनका 3D स्ट्रक्चर क्या होता है। और वो स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणों को कैसे तय करता है। मतलब स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। बिल्कुल, जैसा स्ट्रक्चर वैसा बिहेवियर। ठीक है, तो आज हमने केमिकल बॉन्डिंग के कई जरूरी पहलुओं को छुआ। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छुड़ जाते हैं। हमने देखा कि ये नियम और मॉडल्स छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स को तो काफी अच्छे से समझाते हैं, पर क्या यही नियम उन बड़े कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन या DNA के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी पूरी तरह गवर्न करते हैं, या वहां इनकी सीमाएं आ जाती हैं और हमें और भी एडवांस्ड आइडियाज की जरूरत पड़ती है? ये सोचने वाली बात है। ये हमें केमिस्ट्री की असली गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।